हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। सभी भाई बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS अंसारी में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सभी भाई बहन हमसे जुड़ जाएं। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको पता ही होगा आपके जो सामान्य अध्ययन की जो क्लासेस हैं, सामाजिक अध्ययन की जो क्लासेस हैं वो लगातार यहाँ पर चल रही हैं और इसमें आज आपका तीसरा दिन ये होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और इसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। यहाँ पर आपकी जो क्लासेस हैं वो आपकी परीक्षाओं तक एकदम धमाकेदार तरीके से तैयारी करा दी जाएगी और अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी ताकि किसी भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम ना हो किसी से। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ। और कल हमने 40 नंबर तक जो क्वेश्चन थे वो देख लिए थे। ये आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी। ये किताबुल हिंद की रचना की थी। ये आपको बता दिया था। शाहनामा के रचनाकार फिरदौसी जी हैं, ठीक है, ये भी आपको बता दिया था, ठीक है। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना, ये कल्हड़ की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कल आपको बता दी गई थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपके सामने अगला सवाल है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। तो अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए थे। जो दिल्ली सल्तनत था, ठीक है, उस दिल्ली सल्तनत पर कई सारे जो राजवंश थे उन्होंने अधिकार किया और उनका शासन रहा, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत पर जिस वंश का सर्वाधिक शासक रहा, सबसे अधिक, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के किस वंश में जो थे वो सबसे अधिक शासक हुए थे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वंश का नाम था तथाकथित दास वंश। तथाकथित दास वंश में सबसे अधिक शासक थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर कई वर्षों तक अपना शासन किया, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 42, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति है आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि ये किसकी रचना है, ठीक है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि ये लिखी किसने, बल्कि प्रयाग प्रशस्ति जिस व्यक्ति के बारे में लिखी गई है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर आपको बताना है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में लिखी गई है, समुद्रगुप्त के बारे में लिखी गई है, या कुमारगुप्त के बारे में, या स्कंदगुप्त के बारे में लिखी गई है। आपको ये बताना है कि इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो किस व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, किस शासक के बारे में लिखा हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसके जो रचनाकार हैं वो हरिसेन है, ठीक है। कौन है? हरिसेन, ठीक, हरिसेन। ये हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे, ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में जो वर्णन किया है वो समुद्रगुप्त के बारे में किया गया। तो ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही प्रयाग प्रशस्ति जो है वो कहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, ये आपके अशोक स्तंभ पर है, ठीक है, अशोक स्तंभ पर भी है इलाहाबाद में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगले सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 43, तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था आपका गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, याद रखना आपको, गयासुद्दीन तुगलक, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ था जिसका क्या नाम था, ठीक है। जो तुगलक वंश था, तुगलक काल में क्या हुआ था, एक दक्षिण भारत में, कहाँ पर, दक्षिण भारत में एक राज्य का निर्माण हुआ था हिंदू राज्य का। इसका नाम क्या था ये आपको बताना है, ठीक है। वारंगल था, देवगिरी था, भद्रा था या विजयनगर था। तो ये जो हिंदू राज्य का निर्माण किया था ये आपको पता ही होगा, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था और इस राज्य का जो नाम था वो था विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो कि दक्षिण भारत में इस राज्य का निर्माण किया गया था और ये जो निर्माण किया गया था वो तुगलक काल में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इस राज्य का निर्माण जो किया था वो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन है। आप यहाँ बताएंगे कि अगले सवाल का आंसर क्या होगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जो चीनी यात्री था हुएन त्सांग, ठीक है, चीनी यात्री कौन था, हुएन त्सांग, एक किस उद्देश्य से भारत आया था।
था ये आपको बताना है। बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए, या भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए। तो जो हिंसवांग था, ठीक है, ये बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए भारत आया था, ये आपको याद रखना है। जो चीनी यात्री हिंसवांग था ये बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए भारत आया था, ये आपको याद रखना। ऑप्शन आ इज राइट, ठीक है। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। अगला सवाल 46 नंबर आपसे पूछ रहा है, भारत के दक्षिण पठार जो हैं वो अधिकांशतः किससे बने हुए हैं? पर्वतदार शैलों से, रूपांतरित शैलों से, या आग्नेय शैलों से, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो दक्षिण के पठार हैं वो ज़्यादातर आपके बने हुए हैं आग्नेय शैलों से। किससे? आग्नेय शैलों से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। तो जो सेल होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ये आप यहाँ पर भी देख लें एक बार, याद रखें इन्हें। पर्वतदार सेल होती हैं, पर्वतदार, उसके बाद रूपांतरित, और उसके बाद आग्नेय सेलें, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है। अगला सवाल, इस सवाल 46 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सा, आग्नेय सेलों में, ठीक है। आग्नेय सेलों से जो अधिकांशतः पठार हैं दक्षिण के वो बने हुए हैं। इसके बाद अगला सवाल है, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है। कौन सा इसमें जो है ऐसा इमारत है जो विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में शामिल है, विश्व के 7 अजूबों में शामिल है, ये आपको बताना है, ठीक है। वो आपका कुतुब मीनार है, हवा महल है जयपुर का, या जामा मस्जिद है दिल्ली की, या ताजमहल आगरा का, क्या है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर सभी स्टूडेंट्स को उम्मीद करता हूँ पता ही होगा। इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल, ठीक है। क्या होगा? ताजमहल। तो विश्व के 7 अजूबों में जो शामिल है वो है अपना आगरा का ताजमहल, ठीक है। कुतुब मीनार विश्व के 7 अजूबों में शामिल नहीं है, ये न्यू दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। हवा महल जयपुर में है, जामा मस्जिद भी दिल्ली में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 48 नंबर का, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी जो होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, गहरी संकरी घाटियाँ जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है? विसर्प कहा जाता है, या फिर हिमोड़ कहा जाता है, या फिर गॉर्ज कहा जाता है, या फिर भृगु कहा जाता है, ये बताना है आपको। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो गहरी, बहुत सारी गहरी गहरी जो संकरी घाटियाँ होती हैं, पतली पतली गहरी गहरी, ठीक है, उनको कहते हैं आपका गॉर्ज, ठीक है। क्या बोलते हैं? गॉर्ज बोलते हैं। ऑप्शन सा इज राइट, ठीक है। ऑप्शन सा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, गॉर्ज बोला जाता है उन्हें। और अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अगले सवाल में, ठीक है। अगला सवाल आ चुका है आपके सामने, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 49 नंबर, पूर्णिमा में अमावस्या तक, पूर्णिमा में क्या होता है? अमावस्या तक घटते हुए चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? ये सवाल आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, ये आपको याद रखना है। तो किस शुक्ल पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्णिमा में अमावस्या तक जो घटता है चांद, इस पखवाड़े को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका कृष्ण पक्ष, ठीक है। क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। ऑप्शन बा इज राइट, ठीक है। ऑप्शन बा इज राइट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपसे पृथ्वी से रिलेटेड है, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है, तो गोल पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी है इसका जो केंद्र होता है सबसे अंदर की ओर गोल, उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। क्रोड कहा जाता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए 3 भागों से मिलकर हमारी जो पृथ्वी है ये बनती है क्रोड, ठीक है, मेंटल और भूपर्पटी, ठीक है। तो 3 भागों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। तो इसमें बताना है आपको क्या, जो सवाल में पूछा जा रहा है, सवाल में पूछा जा रहा है कि गोल पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो गोल पृथ्वी के जो केंद्र होता है इसे कहा जाता है क्रोड, ठीक है। उसके ऊपर होता है आपका मेंटल, आफ्टर दैट सबसे ऊपर की ओर भूपर्पटी, ठीक है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या होगा आप समझ गए होंगे, क्रोड कहा जाता है, ठीक है। गोल केंद्र को, गोल पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। ऑप्शन आ इज राइट, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा है वो कितनी होती है। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो आपकी नाइट्रोजन होती है। वायुमंडल में जो गैस सबसे अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन होती है। उसका जो प्रतिशत होता है वो 78% होता है, ये आपको याद रखना। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% तक पाई जाती है। और अगर ऑक्सीजन के बारे में आपसे पूछा रहा है ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो ये आपकी 21% पाई जाती है। बाकी जो बची हुई परसेंटेज बची और अन्य 1% जो बची उनमें आपकी दूसरी गैसें जो हैं वो पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है।
अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो मूल संविधान है, मूल में उसमें कुल कितनी अनुसूचियाँ, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो मूल संविधान है 8 अनुसूचियाँ, उसमें 10 हैं या फिर 12 हैं या फिर 15 हैं। ठीक है, जो हमारा मूल संविधान है उसमें टोटल जो अनुसूचियाँ हैं वो कुल अनुसूचियाँ हैं 12, ये आपको याद रखना है। कितनी? 12 अनुसूचियाँ हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, ठीक है, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष का यहाँ पर आपको नाम बताना है। ठीक है, तो संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी पहले। उस समिति यानी कि कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, और अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, कहाँ पर है? अगला सवाल है आपका 54 नंबर पर। ठीक है, और 54 नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है, अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, 42 है, 20 है, 25 है या 30 है? आप लोग सोच लीजिए। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये आपकी औरंगाबाद ज़िले में। ठीक, कहाँ पर? औरंगाबाद ज़िले में। औरंगाबाद ज़िला कौन से राज्य में है, कौन से स्टेट में है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला। और अजंता में जो गुफाओं की संख्या है वो आपकी 30। ठीक है, ऑप्शन द इज़ राइट। ठीक है, बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है और कुछ ही सेकंड में आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। और अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है आप देख पा रहे होंगे। 55 नंबर का ये सवाल है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? ठीक है, जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी उस समय जो अशोक था वो किस स्थान का वायसराय था, ये आपको बताना है। तक्षशिला का वायसराय था, उज्जैन का था या फिर सौराष्ट्र का था या फिर तोसाली का था? तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जिस स्थान का वायसराय था उस स्थान का नाम है तक्षशिला। ठीक है, कहाँ पर है ये? तक्षशिला का इस वायसराय था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि किस सम्राट के शासनकाल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? जब हुणों ने पहली बार आक्रमण किया था तो उस समय किस सम्राट का शासनकाल था, ये आपको बताना है। यशोवर्मन का था, रामगुप्त का था, कुमारगुप्त का था या चंद्रगुप्त द्वितीय का था? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा कुमारगुप्त। क्या होगा राइट आंसर? कुमारगुप्त का उस समय शासनकाल था जब उन्होंने पहली बार आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। कुछ ही मिनट बाद ये जो क्लास है वो आपकी समाप्त हो जाएगी, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जो नए भाई बहन हमसे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें, जैसे ही आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इसकी जो PDF फाइल जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाएँ और वहीं पर आपको व्हाट्सअप चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जरूर ज्वाइन कर लें व्हाट्सअप चैनल को। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले भारत कौन आया था? ह्वेनसांग आया था या मार्को पोलो आया था या इब्न बतूता आया था या मेगास्थनीज आया था? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले भारत कौन आया था बताना है ये आपको। ठीक है, तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका मेगास्थनीज। ठीक है, ये 305 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। ठीक है, कब? 305 ईसा पूर्व में भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 305 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज जो है वो सबसे पहले भारत आया था। इन तीनों लोगों से पहले, ह्वेनसांग से भी पहले, इब्न बतूता से भी पहले और मार्को पोलो से भी पहले कौन आया था? वो आया था मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक भी लिखी है, ये आपको याद रखना है। इस पुस्तक का जो नाम है वो आपका इंडिका। ठीक है, क्या है? इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कई बार पुस्तक के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो हर्षचरित के रचयिता कौन थे? हर्ष थे, बाणभट्ट थे, विभूति थे या मातंग थे? तो इस सवाल का राइट आंसर होगा, वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता भी होगा, हर्षचरित के जो रचयिता थे वो थे बाणभट्ट। हर्षचरित के रचयिता थे बाणभट्ट। किसकी यहाँ पर पुस्तक है? ये है बाणभट्ट की। ठीक है, हर्षचरित किसकी पुस्तक है? बाणभट्ट की पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे पूछा जा रहा है 59 नंबर में, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन के युद्ध के बारे में आपसे डेट पूछी जा रही है। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था, 1197 ईस्वी या
1199 ईस्वी या फिर 1194 ईस्वी, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1191 ईस्वी, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आ इज राइट, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 ईस्वी में। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 60 नंबर का, पाल वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी, या फिर उसके बाद धर्मपाल ने की थी, या फिर देवपाल ने, या फिर नारायण पाल ने? ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। ठीक है, तो पाल वंश की जो स्थापना की थी वो थी गोपाल ने की थी, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन आ इज राइट, ऑप्शन आ आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों आज कि इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। आज आपके टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो कल हम आपको कराएंगे। और क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर हमसे जुड़ चुके हैं। और इसी तरह से आपकी जो क्लासेज हैं वो लगातार चलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि क्लास जो है वो आपको सही समय पर मिल सके। आज के इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।